चलिए, तो कल हमने पढ़ा था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में हमने जो है पुर्तगाली और डच का आगमन के बारे में पढ़ लिया था, उनके बारे में फैक्ट हमने जान लिया था। आज जो हमारा शुरू होगा, भारत में जो अगली यूरोपीय लोग आते हैं वो ब्रिटिश, और ब्रिटिश के बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश देखते हैं। सबसे पहली लाइन आप देख रहे हैं कि सन 1599 ईस्वी में ब्रिटेन में एक कंपनी का एक जो है मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के एक व्यापारिक समूह ने गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नामक एक कंपनी का गठन किया था। तो ब्रिटेन में एक व्यापारियों का समूह था जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। इन्होंने जो है एक कंपनी का गठन किया था जिसका नाम आप देख रहे हैं, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और यही कंपनी जो है आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनीज के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो अभी तक ये भारत की बात नहीं है, केवल ब्रिटेन की बात है। वहां पर जो है 1599 व्यापारियों के एक समूह ने, जिसका नाम है मर्चेंट एडवेंचर्स, इन्होंने एक कंपनी का गठन किया है लंदन में ही। आगे बढ़ते हैं कि इस कंपनी ने जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से भारत सहित अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मांगी, जो कि इन्हें 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 15 वर्षों के लिए एक रॉयल चार्टर द्वारा अधिकार के रूप में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक व्यापारियों का समूह होता है, उसने जो है एक कंपनी का निर्माण किया, और उस कंपनी के माध्यम से जो है इन लोगों ने क्या किया, महारानी एलिजाबेथ प्रथम से भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मांगी, जो कि अनुमति इनको प्राप्त होती है 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए एक एक अधिकार मिल जाता है इनको कि जो है, हाँ, भारत और पूर्वी देशों के साथ केवल ये कंपनी व्यापार कर सकती है। ब्रिटेन का कोई अन्य नागरिक या फिर ब्रिटेन की कोई अन्य कंपनी भारत में पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकती है। एकाधिकार का मतलब यही होता है कि उनको ही केवल अधिकार है, किसी अन्य को अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। सन 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधि मंडल हेक्टर नामक जल जहाज से सूरत बंदरगाह पहुंचा। यहाँ पर एक इसने अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की, और इस समय यहाँ पर भारत का शासक कौन था? जहांगीर था। ठीक है, तो इस पॉइंट से जो है हर एक जो आपकी लाइन है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। इसमें से बिल्कुल आपको याद रखना है क्वेश्चन क्या क्या बनता है, सारे ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देखते हैं क्या बनता है कि कौन आया था भारत में? तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आया था। पूछा जाता है कि कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। और किस जहाज से आया था ये भी पूछा जाता है, तो हेक्टर नामक जहाज से यहाँ पर आया था ये। और भारत का शासक कौन था उस समय? तो जहांगीर था। कहाँ पर आया था? तो सूरत बंदरगाह पर ये आया था। कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए कितने बन रहे हैं। कब आया था? 1608 में आया था। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। किस जहाज से आया था? हेक्टर नामक जहाज से आया था। कहाँ पर आया था? सूरत में आया था। और इस समय यहाँ का शासक कौन था? तो मुगल शासक जहांगीर यहाँ का शासक था। 5 क्वेश्चन बनते हैं इसी लाइन से, इनको बिल्कुल आपको याद रखना है। और जब ये सूरत आता है तो यहाँ पर ये एक अस्थायी फैक्ट्री का निर्माण भी करता है, व्यापारिक कोठी का निर्माण करता है। ठीक है, आगे चलता है। ये तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर जहांगीर से भेंट करता है, और यहाँ पर जो है ये भेंट करने के बाद जो है यहाँ पर रहा है ये कुछ वर्षों तक। और जहांगीर इसको जो है क्या करता है, 400 मनसब की एक उपाधि देता है। जो एक पद होता था, मनसब मतलब एक पद होता था, तो 400 मनसब की एक उपाधि देता है, और इंग्लिश खां की उपाधि भी जो है ये देता है, जहांगीर देता है। इंग्लिश खां की उपाधि प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और जब ये यहाँ पर रहता है तो जहांगीर इसका एक अरेमियन अरेमियन लड़की से एक विवाह भी कराता है ये इसका। तो उस उपलक्ष्य में इसको जहांगीर की जो जहां इंग्लिश खां की उपाधि देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
इसके बाद देखते हैं कि सन 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने दक्षिणी पूर्वी तट मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम पर अपनी प्रथम अस्थायी फैक्ट्री खोली थी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बारे में बताऊंगा बताऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर भी अस्थायी फैक्ट्री का प्रावधान आ रहा है और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ऊपर भी अस्थायी फैक्ट्री का प्रावधान आ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। ये है आपका तीसरा अगला पॉइंट देखते हैं। सन 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थायी फैक्ट्री को स्थायित्व प्रदान किया था जहांगीर ने, अतः सूरत में प्रथम स्थायी फैक्ट्री स्थापित हुई थी। तो सबसे पहले कहाँ पर आता है? सूरत में, और ये जो है वहां पर अस्थायी फैक्ट्री का निर्माण करता है। और इसी फैक्ट्री को, जो सूरत में अस्थायी फैक्ट्री थी, इसी फैक्ट्री को 1613 ईस्वी में स्थायित्व प्रदान कर दिया जाता है। तो ये फैक्ट्री अब जो है स्थायी फैक्ट्री के नाम मतलब स्थायी फैक्ट्री के स्थान पर आ जाती है। तो अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्रथम अस्थायी फैक्ट्री कौन सी थी, तो प्रथम अस्थायी का स्थान जो है मसूलीपट्टनम वाली फैक्ट्री ले लेती है, जिसका स्थान नाम है 1611 में। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी, तो सूरत में लगाई थी। अगर पूछा जाए कि अंग्रेजों ने प्रथम स्थायी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो भी सूरत में लगाई थी। और अगर पूछा जाए कि अंग्रेजों ने प्रथम अस्थायी फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी, तो पूर्वी तट मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री लगाई थी। वर्ष की अगर बात करें तो पहली फैक्ट्री जो है 1613 ईस्वी में जो सूरत में स्थापित हुई है उसको मानेंगे, अस्थायी फैक्ट्री को जो है प्रथम फैक्ट्री नहीं मानेंगे। अगर शब्द दे रहा है लगा करके अस्थायी शब्द, तो आप यहाँ पर फिर 1611 में मसूलीपट्टनम के साथ जाएंगे। अदरवाइज अस्थायी शब्द नहीं दे रहा है तो आप सूरत के साथ जाएंगे और वर्ष 1613 के साथ जाएंगे। तो ये चीज है, इसमें थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये चीज। बाकी बुक्स में इस तरह का फैक्ट्स कहीं नहीं मिलता है। आगे देखते हैं 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। इसने व्यापार से इसने जो है व्यापार में करों से छूट से संबंधित 2 लाइसेंस प्राप्त किए थे। मतलब जो है, आप देख रहे हैं कि 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में एक और जो है ब्रिटिश यात्री पहुंचता है जिसका नाम है सर टॉमस रो, और ये जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। और जहांगीर के दरबार में पहुंचने के बाद ये क्या करता है, उससे व्यापार करने का और करों में छूट से संबंधित 2 लाइसेंस प्राप्त करता है। मतलब उससे अनुरोध करता है कि मुझे भारत में व्यापार करने की अनुमति दी जाए, और जो है करों में भी छूट दी जाए। तो इस प्रकार के उससे अनुरोध करता है और उसको अनुमति भी मिल जाती है, 2 वहां से लाइसेंस प्राप्त करता है। ठीक है, तो जब उसको अनुमति मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है, आप देख रहे हैं कि 1615 ईस्वी तक जो है भारत में इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी कंपनियां स्थापित करने की अनुमति मिल गई है। हालांकि 1613 में ही सूरत में जो है स्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन 1615 में जो है व्यापार से संबंधित अन्य लाइसेंस भी प्राप्त होने के बाद इनको अन्य जगह पर कोठी स्थापित करने की अनुमति भी प्राप्त हो जाती है। और ये जो है आगे चल करके अपना बड़ा रूप धारण करती है, कंपनी जगह जगह पर स्थापित होने लगती है फिर। ठीक है, अगले आएंगे आप पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर देखते हैं। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पौंड वार्षिक करों के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो अंग्रेजों ने 1632 ईस्वी में एक गोलकुंडा के सुल्तान थे अब्दुल्ला कुतुब शाह, इनसे 500 पौंड में वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। और चूंकि यह बहुत कम मूल्य पर लिया गया था, जो अंग्रेजों के लिए बहुत लाभकारी था, इसलिए इसे जो है सुनहरा फरमान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, सुनहरा फरमान किसको कहा जाता है? तो सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से व्यापार करने का, मतलब गोलकुंडा के सभी बंदरगाह को व्यापार करने के लिए
प्राप्त कर लिया था, केवल 500 पौंड वार्षिक कर के बदले में। तो जो है इनका यहाँ पर भी अधिकार हो जाता है। सुनहरा फरमान के बारे में याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं, आगे है आपका 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और यहाँ पर जो है एक किले का निर्माण करते हैं जिसका नाम है सेंट जॉर्ज नामक किला। ठीक है, तो ये भी फेमस क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन चुका है कि जो है सेंट जॉर्ज किले का जो निर्माण कराया था वो किससे उसने जमीन ली थी, तो चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को लिया था इन्होंने पट्टे पर। उस पर जो है इन्होंने एक किले का निर्माण किया था जिसका नाम है सेंट जॉर्ज किला, मद्रास में। आगे बढ़ते हैं तो 1661 में जाते हैं। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ। इस उपलक्ष्य में जो है पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई प्रदान कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो है आपका ब्रिटिशों को या फिर ब्रिटेन के व्यापारियों को, कंपनी को बम्बई कैसे प्राप्त होता है, किससे या फिर किससे इन्होंने बम्बई लिया था, तो पुर्तगालियों से इन्होंने बम्बई लिया था। और कैसे प्राप्त होता है, दहेज के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया था और इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई प्रदान किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1669 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया और कंपनी ने जो है यहाँ पर गेराल्ड ओंगियार को अपना उत्तरदायी बनाया था। ठीक है, तो बम्बई को जो है अब चार्ल्स द्वितीय क्या कर देता है, 10 पाउंड वार्षिक कर पर या फिर किराए पर कंपनी को दे देता है और कंपनी यहाँ पर क्या करती है, अपना एक उत्तराधिकारी बनाती है जिसका नाम है गेराल्ड ओंगियार। और गेराल्ड ओंगियार क्या करता है, बम्बई का विकास करता है, उसका शहरीकरण कराता है और इसलिए जो है गेराल्ड ओंगियार को मुंबई नगर बसाने का श्रेय जाता है कि मुंबई नगर किसने बसाया, तो गेराल्ड ओंगियार ने मुंबई नगर को बसाया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मुंबई नगर किसने बसाया, तो गेराल्ड ओंगियार ने मुंबई नगर को बसाया है। ठीक है, चूंकि कंपनी ने जो है क्या किया था, चार्ल्स द्वितीय से मुंबई किराए पर लिया था 10 पाउंड वार्षिक पर, और यहाँ पर फिर ये अपना एक उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं और वो क्या करता है, इसका विकास करता है, वहाँ पर सड़कें बनवाता है, वहाँ पर तालाब बनवाता है, वहाँ पर जो अन्य मूलभूत सुविधाएं थी कंपनी के फायदे के लिए सबका निर्माण कराता है। तो उसका एक तरह से शहरीकरण करता है, विकास करता है और जो कि एक मुंबई नगर की स्थापना हो जाती है। इसके बाद देखते हैं 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में 3 गांव गोविंदपुर, सुल्तानती और कलकत्ता की जमींदारी खरीद ली। यही तीनों गांव जो है विकसित होकर कलकत्ता नगर की स्थापना किए थे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देखिए क्वेश्चन बनता है। बंगाल के एक जमींदार थे जिनका नाम था इब्राहिम खां। बंगाल के जमींदार इब्राहिम खां से जो है कंपनी क्या करती है, 3 गांव खरीद लेती है, मतलब 3 गांव की जमींदारी खरीद लेती है 1200 रुपये मात्र में। ठीक है, अब ये कौन कौन से गांव हैं, गोविंदपुर, सुल्तानती और कलकत्ता। और यही तीनों गांव जो है आगे चलकर विकसित होकर के क्या बनते हैं, कलकत्ता नगर की स्थापना करते हैं। और कलकत्ता नगर को बसाने का जो श्रेय जाता है वो जॉब चार्नक को जाता है। कलकत्ता नगर को बसाने का श्रेय जॉब चार्नक को जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कलकत्ता नगर को किसने बसाया था, तो ये जॉब चार्नक ने बसाया था। कौन थे ये, अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, और कलकत्ता जो है 1774 ईस्वी से लेकर के 1911 ईस्वी तक अंग्रेजों की राजधानी भी रहा है। इसको भी आप याद रखेंगे कि कलकत्ता कब से कब तक भारत की राजधानी रहा है या फिर अंग्रेजों की राजधानी रहा है, 1774 से 1911 ईस्वी तक कलकत्ता राजधानी रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका मुंबई नगर किसने बसाया, तो गेराल्ड ओंगियार ने बसाया, और कलकत्ता किसने बसाया, जॉब चार्नक ने बसाया। दोनों को आपको याद रखना है।
आगे देखते हैं इसमें। 1700 ईस्वी में अंग्रेजों ने कलकत्ता में एक किले का निर्माण कराया, जिसका जो है फोर्ट विलियम्स नाम रखा। फोर्ट विलियम्स किले का निर्माण कराया, और यह जो किला था अंग्रेजों की शक्ति का बहुत बड़ा केंद्र बनता है आगे चल करके। कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स किले का पहला जो अध्यक्ष था या फिर किलेदार था, वो सर चार्ल्स आयर था। ठीक है। तो फोर्ट विलियम किला पूछा जाता है कहाँ पर है, कलकत्ता में है। कहाँ पर निर्माण कराया, कलकत्ता में कराया। कब कराया, 1700 ईस्वी में कराया। और ये जो किला होता है, ये बहुत बड़ा शक्ति का केंद्र होता है, और किला इतना मजबूत बनाते थे ये लोग कि वहां पर आसानी से कोई भी आ जा नहीं सकता था। सुरक्षा की दृष्टि से भी और अपना व्यापार करने की दृष्टि से भी बहुत बड़ा इन्होंने जो है किला बनाया था, फोर्ट विलियम्स। सेंट जॉर्ज किला जो है मुंबई में है, और ये आपका फोर्ट विलियम किला कहाँ पर है, कलकत्ता में है। आगे देखते हैं आप। 1715 ईस्वी में कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुखसियार के दरबार में पहुंचा, और इसी प्रतिनिधि मंडल में जो है एक हैमिल्टन नामक चिकित्सक भी था, और हैमिल्टन ने फर्रुखसियार को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई थी। ठीक है। तो 1715 ईस्वी में कंपनी का एक और प्रतिनिधिमंडल क्या होता है, जिसकी किसकी अध्यक्षता में पहुंचता है, जॉन सरमन की अध्यक्षता में पहुंचता है। और इस प्रतिनिधिमंडल में एक जो है चिकित्सक भी होता है, एक डॉक्टर भी होता है, जिसका नाम है हैमिल्टन। हैमिल्टन एक चिकित्सक पहुंचता है, और ये क्या है, फर्रुखसियार को एक गंभीर रोग से मुक्त करता है। और इससे प्रसन्न होकर क्या करता है फर्रुखसियार, 1717 ईस्वी में एक फरमान द्वारा कंपनी को अनेक रियायतें, मतलब व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें से जो प्रमुख क्या थी, जिसमें से 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में संपूर्ण बंगाल में कर मुक्त व्यवसाय कंपनी कर सकती है, और कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के संपूर्ण भारत में वैध होंगे। तो ये मुख्य रूप से दो प्रमुख सुविधाएं इनको देता है फर्रुखसियार, कि 3000 रुपये आप हमें वार्षिक कर देंगे, और इसके बदले में आप जो है टैक्स फ्री संपूर्ण बंगाल में अपना व्यवसाय कर सकते हैं। दूसरा, कंपनी जो अपने सिक्के बनाती है वो क्या होंगे, अब भारत में वैध होंगे, भारत में कहीं पर भी उनका चलन हो सकता है। ठीक है। तो ये चीजें हैं, फर्रुखसियार ने जो है और अधिकार दे दिए, और इन अधिकारों को जो है मैग्ना कार्टा कहा है किसने, 1717 ईस्वी के इस फरमान को ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स ने क्या कहा है, कंपनी का महाधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा कहा है। क्योंकि इसी के माध्यम से जो है कंपनी को अपना अपना जो बिजनेस है उसको ज़्यादा बढ़ाने का और भी ज़्यादा अधिकार प्राप्त हो गया, और इसके माध्यम से आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो है कंपनी का और भी वर्चस्व बढ़ता है, और पूरे भारत में लगभग ये अपना व्यापार फैला देते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए आगे है बॉक्स बना हुआ है, इसमें देखिए क्या लिखा है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रमुख फैक्ट्रियां। तो 1608 में सबसे पहले फैक्ट्री है गुजरात में, और गुजरात में अस्थायी रूप से ये फैक्ट्री होती है। और 1613 ईस्वी में इस फैक्ट्री को स्थायित्व मिलता है जहांगीर द्वारा। ठीक है। तो ये फैक्ट आपको कहीं अलग मिल सकता है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस चेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर पहली फैक्ट्री की बात की जाए तो 1613 ईस्वी में मानेंगे कि पहली फैक्ट्री स्थापित जो हुई है वो 1613 में हुई है। कहाँ पर हुई है, सूरत में हुई है। ठीक है। तो ये चीज है। आगे देखते हैं। 1611 में मछलीपत्तनम में इनकी दूसरी फैक्ट्री लगती है, या फिर इसको पहली स्थायी फैक्ट्री भी मान सकते हैं। उसके अलावा 1616 में अहमदाबाद और बुरहानपुर आगरा में इनकी फैक्ट्री स्थापित होती है। 1632 में गोलकुंडा में फैक्ट्री स्थापित होती है। 1633 में बालासोर एवं हरिहरपुर उड़ीसा में इनकी फैक्ट्री स्थापित होती है। 1639 मद्रास, 1651 हुगली जो कि बंगाल में है, और 1669 बम्बई, और 1700 कलकत्ता में इनकी फैक्ट्री स्थापित होती है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बंगाल चूंकि इनकी शक्ति का केंद्र था, और बंगाल में इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाई थी बंगाल को, ठीक है, कलकत्ता को। तो ये आपको याद रखना है, बंगाल में पहली फैक्ट्री जो है आपका हुगली में बनाते हैं 1651 में। इसको आपको ध्यान रखना है।
तो ये ब्रिटिश के बारे में फैक्ट है। ब्रिटिश लोग आए यहाँ पर, कंपनी स्थापित की, कैसे कैसे इन्होंने अपनी कंपनी का विस्तार किया, कहाँ कहाँ पर स्थापित की, तो ये सब चीजें आप देख रहे हैं कि चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगालियों की एक महारानी से, राजकुमारी से होता है, कैथरीन से। तो वो उसका भी फायदा मिलता है। हैमिल्टन नामक चिकित्सक जो है फर्रुखसियार का इलाज करता है, उसका भी फायदा मिलता है। तो ये सब चीजें उनके पक्ष में जाती हैं और उनकी कंपनी का विस्तार होता चला जाता है, जिससे जो है कंपनी और अपना मजबूत स्थिति में आती है। ठीक है। तो ये आपका ब्रिटिशों का जो है भारत में था, कि भारत में कैसे कैसे आए और कैसे कैसे वो स्थापित हुए हैं। अभी केवल इनकी फैक्ट्री की बात करी चल रही है, व्यापारिक कोठियों की बात चल रही है। आगे चल करके ये लोग क्या करेंगे, अपनी साम्राज्य को मतलब अपना भारत में शासन करने का भी बनाते हैं, कि हम यहाँ पर शासन करने के लिए मतलब भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करके यहाँ के शासन को अपने पक्ष में कर लेते हैं। ठीक है। अभी केवल व्यापारिक ही काम इनके चल रहे हैं। ब्रिटेन के बाद देखते हैं डेनिस। और डेनिस कहाँ थे? डेनिस मूल रूप से डेनमार्क के निवासी थे, और 1661 में जहांगीर के शासन में ये भारत आए थे। सबसे पहले कहाँ पर आते हैं ये? 1620 ईस्वी में त्रावणकोर केरल में प्रथम फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी, और 1667 ईस्वी में बंगाल में स्थित सेरामपुर या फिर श्रीरामपुर में फैक्ट्री स्थापित इन्होंने की थी। और यह जो थी भारत में डेनिसों का प्रमुख केंद्र होती है। तो डेनिस जो है मूल रूप से यहाँ पर आए थे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने। ये यहाँ पर अपने बिजनेस को इतना महत्व नहीं दिए है। ठीक है। तो डेनिसों की जो रुचि थी व्यापार में कम थी, और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने में अधिक थी। इसलिए ये भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने में असफल रहे, और 1845 ईस्वी तक अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर ये लोग चले गए। तो डेनिसों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। दो तीन फैक्ट्री हैं आपको इसमें जो है पढ़ना है, कि पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? त्रावणकोर केरल में। और इनकी शक्ति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो बंगाल में स्थित श्रीरामपुर या फिर सेरामपुर इनकी शक्ति का प्रमुख केंद्र था। तो डेनिसों के बारे में दो तीन फैक्ट आपको यही पढ़ने हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। आगे आते हैं फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी के बारे में देखिए क्या है, कि ये लोग जो है फ्रांस के निवासी थे। फ्रांसीसी फ्रांस के निवासी थे, और फ्रांस के तत्कालीन शासक लुई चौदहवा, लुई फोर्टीन्थ के मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांस की सरकार ने कंपेन डेस इंडेस ओरिएंटल, जो कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की थी। ठीक है। तो ये जो कंपनी थी फ्रांस की सरकार ने स्थापित की थी, किसकी सहायता से की थी? मंत्री था उनका लुई चौदहवा, एक शासक थे वहां के, उनके मंत्री कोलबार्ड के प्रयासों से इसकी कंपनी की स्थापना होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, इसको ध्यान रखिएगा, कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? कोलबर्ट, जो कि लुई चौदहवा वहां के शासक थे, उनके मंत्री थे, उनके मंत्री के प्रयासों से इस कंपनी की स्थापना होती है। और 1667 में जो है ये कंपनी पहले भारत आती है। ठीक है। 1667 ईस्वी में इस कंपनी की पहली यात्रा औरंगजेब के समय में हुई थी। और जो है फ्रांसिस कोरो के नेतृत्व में फ्रांसीसी का पहला अभियान दल भारत के सूरत में पहुंचता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताया भी था कि फ्रांसीसी कब भारत में आए थे? 1667 में फ्रांसीसी भारत आए थे। और किसके नेतृत्व में पहला अभियान आता है? तो फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में पहला फ्रांसीसी अभियान भारत के सूरत में पहुंचता है। 1668 ईस्वी में इन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में ही स्थापित की थी। ठीक है। देखिए अब आप देख रहे हैं कि अंग्रेजों ने भी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? सूरत में की थी। और फ्रांसीसियों ने भी अपनी फैक्ट्री सूरत में ही स्थापित की है, पहली फैक्ट्री। 1669 ईस्वी में पूर्वी तट मुस्लिम बत्तम में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। इसके अलावा आप देखते हैं आगे 1672 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने शेर खां लोदी से पदुचेरी गांव में फैक्ट्री के लिए एक जमीन प्राप्त की,
और पदुचेरी गांव ही आगे चल कर के जो है पंडिचेरी नाम नगर इसमें बनता है ये। ठीक है। तो अतः पंडिचेरी नगर बसाने का श्रेय किसको जाता है? फ्रांसीसियों को जाता है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है कि 1672 ईस्वी में फ्रांसीसी शेर खां लोधी से पदुचेरी गांव में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन प्राप्त करते हैं। और ये जो पदुचेरी गांव है, परदुचेरी परदुरचुरी परदुरचुरी ये जो गांव है, ये आगे चल कर के विकसित होता है और ये पंडाचेरी जो आज हम जानते हैं पंडाचेरी इस नाम से ये एक नगर बनता है। तो पंडाचेरी नगर को बसाने का जो श्रेय जाता है वो फ्रांसीसियों को ही जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं कि 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी ने बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से फैक्ट्री के लिए एक जमीन प्राप्त करी और जो आगे चलकर इसी जमीन पर चंद्रनगर प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो चंद्रनगर है ये बहुत ही फेमस होता है आगे चल करके फ्रांसीसियों के व्यापार के लिए। फ्रांसीसी बस्ती का विकास यहाँ पर होता है और ये कहाँ से प्राप्त होती है? बंगाल का एक सूबेदार होते हैं शाइस्ता खां से ये जो है जमीन प्राप्त करते हैं फैक्ट्री लगाने के लिए। तो ये फैक्ट है। इसके बाद देखते हैं 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पंडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और जो है यहाँ पर फ्रांसिस मार्टिन को अपना पहला गवर्नर नियुक्त किया। तो फ्रांसीसियों का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस मार्टिन था। कब नियुक्त किया? 1701 में किया। कहाँ पर किया? पंडिचेरी में किया। पंडिचेरी को इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था। 1735 में ड्यूमा फ्रांसिसो का एक जो है अगला गवर्नर बन के आता है और इसी समय फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ। ये लिखा हुआ है अत्यधिक विकास होता है। ठीक है। तो किसके समय में फ्रांसीसियों की व्यापार का सबसे ज्यादा विकास होता है? तो गवर्नर है ड्यूमा फ्रांसीसी। ठीक है, ड्यूमा नाम है इनका। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे चल के आप देखते हैं 1742 में और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है विवाद। जब डुप्ले बन के फ्रांसीसी के गवर्नर बन के आते हैं ये अपना सबसे ज्यादा विवाद शुरू होता है और यहीं से जो है भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप शुरू होना हो जाता है। तो 1742 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डुप्ले कब गवर्नर बन के आया था? 1742 में डुप्ले फ्रांसीसियों का अगला गवर्नर बन के आया था। और डुप्ले क्या था? सबसे महत्वाकांक्षी शासक था, फ्रांसीसी गवर्नर था, शासक नहीं गवर्नर था। ठीक है। तो महत्वाकांक्षी था, इसकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा थी और ये जो है क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना करना। और इसीलिए इसने क्या किया? भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने भी इसको रोकने के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। ठीक है, शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष शुरू हो जाता है। आंग्ल मतलब अंग्रेजों और फ्रांसीसी मतलब फ्रांस के जो कंपनी थी। तो डुप्ले विवाद का कारण कहाँ से शुरू होता है? डुप्ले जब गवर्नर बन के आता है भारत में, ये क्या होता है? महत्वाकांक्षी गवर्नर होता है बहुत। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना करना। और इसके लिए ये क्या करता है? भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। और इसको रोकने के लिए अंग्रेज भी क्या करते हैं? भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। परिणाम स्वरूप जो है क्या होता है? इन दोनों में संघर्ष देखने को मिलता है, जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, भारत और फ्रांसीसी, ये मतलब आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष। चूंकि इनका जो संघर्ष है वो कर्नाटक क्षेत्र में होता है तो इसलिए इनको इसको कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला टॉपिक होगा हमारा कर्नाटक युद्ध या फिर आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। तीन युद्ध होते हैं इनके और जो है उन युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, कर्नाटक का युद्ध, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था आज। हमने इसमें देखा ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश और उसके बाद फ्रांसीसी। तो इसमें जितने भी फैक्ट हैं वो सब पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। कुछ जो अंडरलाइन किए हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा जो भी फैक्ट है उनको भी आपको याद रखना है। वो सब आपसे पूछे जाते हैं। इनका क्रम भी पूछा जाता है। आप देख रहे हैं फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहाँ कहाँ पर लगाई है, ये भी पूछे जाते हैं क्योंकि ये आपके स्टेटमेंट में आते हैं कि निम्न में से किस जगह पर
जो है अंग्रेजों ने फैक्ट्री लगाई थी उनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि किस वर्ष लगाई थी, वो भी सुमेलित कीजिए में पूछ लिए जाते हैं। बाकी आपसे नेगेटिव में भी पूछ लिए जाते हैं, जो नेगेटिव में आंसर आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मुंबई किससे प्राप्त किया था इन्होंने? पुर्तगालियों से प्राप्त किया था दहेज के रूप में। सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कहाँ पर हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में आपको याद रखना है। सुनहरा फरमान के बारे में याद रखना है। डेनिस के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, हम बता ही चुके हैं ऑलरेडी, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सॉरी आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, जिसको कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वो हमारा अगला टॉपिक होगा। उसके लिए हम जो है कल करते हैं। ठीक है। चलिए कल मिलते